हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी के करंट अफेयर विशेषांक में। करंट अफेयर विशेषांक में हमने आत्मनिर्भर भारत की सीरीज़ को प्रारंभ किया था, जिसमें पार्ट में हम इसको पढ़ने जा रहे थे। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत किसानों एवं श्रमिकों को लेकर भारत सरकार के द्वारा किए गए श्रम कानूनों एवं राहत पैकेज में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, उसको हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और समझेंगे यहाँ पर इसका कितना लाभ होगा और क्या इसमें समस्याएं रह जाती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आत्मनिर्भर भारत के पार्ट 2 को लेकर। भाग 2 यहाँ पर है, टॉपिक का नाम देख लीजिए, लिखा हुआ पलायन करने वालों और किसानों सहित गरीब। तो मूलतः पलायन करने वाले अर्थात श्रमिकों के बारे में कहा जा रहा है, आपके प्रवासी जो मजदूर हैं उनके बारे में बात की जा रही है, और किसानों सहित गरीब अर्थात गरीब किसान भी इसमें आएगा और अन्य किसान भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो वहाँ पर उनको लेकर क्या क्या भारत सरकार के विचार हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कोविड-19 के बाद किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की गई। यहाँ पर जो बात की जा रही है, अगर हम देखें तो मूलतः 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ के कृषि ऋण के साथ 3 महीने के ऋण स्थगन का लाभ उठाया। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसानों को क्या प्राप्त हुआ है। तो कोविड-19 के बाद भारत सरकार के द्वारा जो भी छूट प्रदान की गई, जो भी सहायता दी गई, उसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि कितना मिला है, 3 करोड़ किसानों को कितना लाभ मिला है, 4.22 लाख करोड़ के कृषि ऋण 3 महीने के लिए यहाँ पर उसका लाभ मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं तो कृषि ऋण पर ब्याज दरों पर दी गई सब्सिडी मान्य शर्तों के साथ कर्ज अदायगी 1 मार्च जो नियत था मूलतः उसे 31 मई 2020 कर दिया। अर्थात संक्षेप शब्दों में कृषि ऋण पर जो ब्याज दरें थीं उनको अदा करने का जो समय आपको मार्च था उसको बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, 31 मई 2020 तक। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर की जो समय सीमा थी 1 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है 25,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण सीमा के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड, इसको भी मंजूरी दे दी गई है। तो आपको तीसरा पॉइंट ध्यान रखिए, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी गई। कितने? 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड आपको जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोविड के बाद किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नकदी सहायता भी प्रदान की गई। नगदी सहायता अर्थात नगद राशि उपलब्ध कराई गई है। कैसे उपलब्ध कराई गई है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर डेट लिखी हुई है, कब से, 1/3/2020 से 30/4/2020 अर्थात करीब करीब 2 महीने का जो समय है, मार्च और अप्रैल का, उन 2 महीनों में कृषि में 86,000 करोड़ रुपए के 63 लाख ऋणों की मंजूरी दी गई। तो यहाँ पर कृषि ऋण उपलब्ध कराए गए, 63 लाख ऋण की मंजूरी, जिसमें टोटल जो खर्चा है वो करीब 86,000 करोड़ का है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मार्च 2020 में 29,500 करोड़ रुपए का पुनर्वित्तयन उपलब्ध कराया गया है। मूलतः क्या होता है कि नाबार्ड जो होता है सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय आरआरबी के माध्यम से रीजनल रूरल जो बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उनको वहाँ पर ऋण उपलब्ध कराता है आपको, और उनके माध्यम से ग्रामीणों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसलिए सरकार के द्वारा यहाँ पर नाबार्ड द्वारा जो होता है, नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी यहाँ पर 29,500 करोड़ का यहाँ पर आपको पुनर्वित्तयन अर्थात जो वित्त की पुनर्अदायगी की जाती है, पुनर्वित्त के बाद फिर से वहाँ पर वित्त की व्यवस्था करने को पुनर्वित्तयन कहते हैं। बाकी उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और डिटेलिंग है। इसके बाद ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए मार्च 2020 के दौरान राज्यों को ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के अंतर्गत 4200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। तो राज्यों का जो जोत हैं उनके लिए जो हम कहते हैं खेत, जो जुताई के लिए जो मूलतः कृषि क्षेत्र होते हैं राज्यों के अंतर्गत, वहाँ पर उनके विकास, उनके बुनियादी ढांचों के लिए भी यहाँ पर 4200 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो राज्यों के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के माध्यम से 4200 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं आपके मार्च तक के। तो कितना पैसा यहाँ पर आवंटित किया जा रहा है वो काफ़ी सारा यहाँ पर डाटा है, लेकिन इन डाटा के साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट की गई हैं उनको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, इसको ज़रूर समझना है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। तो ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत सड़कें हो गई आपकी, बिजली पानी की व्यवस्था हो गई आपकी, साथ ही वहाँ पर किसानों को अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या सुविधा युक्त हो सकता है, तो सिंचाई की व्यवस्था उनके लिए करना हो गया।
तो इस तरीके के जो बुनियादी ढांचा वहाँ पर हमें ज़रूरत है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्रों और आकारों में क्या परिवर्तन करना है, तो वो सारा जो टॉपिक आता है वो हम इसके अंतर्गत देखते हैं, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत। और क्या किया गया है, मार्च तक ही यहाँ पर देखिए तो कृषि उपज की खरीद के लिए मंजूर कार्यशील पूंजी की सीमा राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए 6700 करोड़ रुपए की कर दी गई है। तो यहाँ पर राज्य सरकार जो संस्थाओं के थ्रू यहाँ पर खर्च कर सकते हैं, जो कार्यशील जो पूंजी है उसको कितना कर दिया गया है कृषि उपज के खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए। अर्थात आप किसानों के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उसकी खरीद प्रक्रिया राज्यों के द्वारा कम ना होने पाए, इसके लिए वहाँ पर कार्यशील पूंजी बढ़ाकर आपको राज्यों को 6700 करोड़ भी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त पिछले 2 महीनों में के दौरान पलायन करने वाले और शहरी गरीबों के लिए कुछ सहायता कार्यक्रम भी लेकर आए हैं, जैसे कि राज्य आपदा मोचन कोष का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पलायन कर रहे हैं उनके लिए आश्रय की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, तो जो लोग पलायन कर रहे हैं ऐसे गरीबों को वहाँ पर राज्य सरकारों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किसके अंतर्गत सहायता की जाएगी, राज्य आपदा मोचन कोष के द्वारा। और किन किन चीज़ की व्यवस्था के लिए, मुख्यतः पलायन करने वाले लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था, और जहाँ पर आपका आश्रय स्थल होगा वहाँ पर आपके भोजन और पानी को प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे काफ़ी सारे जो श्रमिक थे लॉकडाउन के बाद भारत से के एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे, तो वहाँ पर राज्य सरकारों के द्वारा उन्हें वहीं रुकने को बोला जा रहा था, नए आश्रय स्थल बनाए जाने की बात की जा रही थी और उन आश्रय स्थल में उनके खाने पीने की व्यवस्था की बात की जा रही थी। तो वहाँ पर वो जो सारा काम किया जाता था वो इसी के अंतर्गत किया जाना था, राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 3 अप्रैल को अपने योगदान का 11,002 करोड़ रुपया जारी किया, ताकि हर राज्यों के SDRF की राशि में वृद्धि की जा सके, अर्थात राज्य आपदा मोचन कोष। तो इसके लिए कितना रुपए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया, 11,002 करोड़। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान 28 मार्च 2020 से शहरी बेघरों के आश्रयों में स्वच्छता से तैयार रोजाना 3 बार का भोजन दिया जाए। तो जहाँ भी आश्रय स्थल है, जहाँ भी लोग शहरी गरीब जो कि आश्रय में रह रहे हैं, तो वहाँ पर कितनी बार खाने की व्यवस्था की गई, तो वहाँ पर पूरी तरीके से सैनिटाइजन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, स्वच्छता बरतते हुए, कोरोना का कोविड-19 का प्रसार ना होने पाए, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए 3 बार भोजन रोजाना के तौर पर व्यवस्था करने की भी बात की गई। साथ ही 12,000 यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइजर तैयार किया है। तो स्वयं सहायता समूहों की हमेशा भूमिका पूछी जाती है, क्या क्या हो सकती है, तो एक पॉइंट आपको यहाँ से मिल सकता है। देखिए, इस समय स्वयं सहायता समूहों की जो भूमिका है ये आपको मूलतः सामाजिक न्याय का विषय पढ़ते हैं, भारतीय समाज का विषय पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इन टॉपिक्स को लेकर अक्सर क्वेश्चन आपको आता है कि स्वयं सहायताओं की भूमिका को लेकर। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर हाईलाइटेड कर सकते हैं, कभी भी लिखना हो तो वहाँ पर एग्जाम्पल के स्वरूप में लिख सकते हैं कि जैसे कि आपको कोविड-19 के समय स्वयं सहायता समूहों के द्वारा 3 करोड़ मास्क, 1.2 लाख सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई, उनकी भूमिका। तो इस तरीके की चीज़ों को आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। और क्या है, इसके अतिरिक्त गुजरात में स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड का वितरण अप्रैल 2020 में PAISA पोर्टल पर यहाँ पर प्रायोगिक आधार पर किया गया और मई 2020 में सभी राज्यों में शुरू किया जाएगा। तो एक तरीके से किस तरीके से आप पैसा खर्च करेंगे, वहाँ पर उसको किस तरीके से आपको वितरण किया जाएगा, तो उसके लिए एक अलग से फंड बनाया गया जिसे रिवॉल्विंग फंड किया गया। प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे कि रिवॉल्विंग फंड सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो गुजरात में। किसके लिए, स्वयं सहायता समूहों के लिए, और उसके बाद इसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट देखिए, 15 मार्च 2020 से शुरू हुई अवधि के दौरान शहरी गरीबों के 7200 नए स्वयं सहायता समूह भी गठित किए गए। बताइए कितने नए स्वयं सहायता समूह बने हैं, 7200 यहाँ पर नए स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त लौट रहे प्रवासियों के लिए मनरेगा सहायता, क्योंकि वहाँ पर आप अगर अपने गांव लौट रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए रोजगार के क्या अवसर हैं, आपके लिए खाने पीने के क्या अवसर हैं, आप किस तरीके से चीज़ों का संचालन करेंगे, दैनिक जीवन यापन करेंगे, तो उसकी भी सरकार यहाँ पर व्यवस्था मनरेगा के माध्यम से करेगी। कैसे करेगी, 13 मई 2020 तक 14.62 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित किए गए, इसकी जानकारी दी गई। दूसरा, अब तक वास्तविक खर्च करीब 10,000 करोड़ रुपए हुआ है। ये डाटा है, इनको डाटा हम एक बार देख लेते हैं। तो वास्तविक खर्च करीब 10,000 करोड़ रुपए। कितनी ग्राम पंचायतें, तो 1.87 ग्राम पंचायतों के। मजदूरी कितने लोग चाह रहे थे, 2.33 करोड़ लोगों को
कल काम की पेशकश की गई। ठीक है, तो आपको मतलब कल से काम यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसकी यहाँ पर कितने लोगों का था, 2.33 करोड़ लोगों को यहाँ पर काम की ग्राम पंचायतों के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की जाने की बात कही गई, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले यहाँ पर 40-50% अधिक लोगों का नाम दर्ज किया गया। और ये 40-50% लोग जो अधिक हैं वो कौन है, जो मुख्यतः आपके यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान इस समय जा रहे हैं कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, वही लोगों के कारण यहाँ पर इतनी वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त औसत मजदूरी दर, ये हमने कल भी देखा था, 182 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया, 202 रुपये किया गया। और क्या है, वापस लौट रहे प्रवासियों का नाम दर्ज करने का अभियान शुरू किया गया है कि यहाँ पर ये पता किया जा सके कि यहाँ पर कितने लोग लौटे हैं, कहाँ से लौटे हैं, क्या आंकड़ा है, वो भी पता करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर वापस लौट रहे प्रवासियों के नाम दर्ज करने का भी अभियान शुरू किया है। और क्या किया गया है, और किया गया कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि कानून के प्रावधानों के अनुसार वे प्रवासी श्रमिकों को यहाँ पर प्रवासी श्रमिकों को काम दें। यहाँ पर जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनको ये बोला गया है कि वो कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रवासी मजदूरों को अपने अपने क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता को सुनिश्चित ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि वहाँ पर भी जाने के पश्चात उनके लिए जीविका के लिए एक समस्या उत्पन्न हो। और इसके अतिरिक्त मानसून में भी मनरेगा कार्यों को जारी रखने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, क्योंकि मानसून में बारिश होने लगती है तो हो सकता है कई सारे ऐसे काम हैं जो बारिश कारण ना होने पाएँ। तो बारिश के लिए वहाँ पर अगर बारिश की प्रक्रिया होती हैं तो वहाँ पर अलग सी प्रक्रियाएं लेकर आई गई हैं। क्या क्या लेकर आया गया है कि यहाँ पर आपको पौधारोपण है, बागवानी है, मवेशियों के शेड्स हैं, तो इनको लेकर यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है श्रम कानून, क्योंकि श्रमिक हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और इसके कारण आपके श्रम कानून किस तरीके से प्रभावित होंगे, क्या छूट मिलनी चाहिए उनको, कितनी। तो देखिए क्या क्या किया गया यहाँ पर। देखिए, असंगठित कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन के अधिकार का सामान्यीकरण, ये बहुत ज़रूरी एक पहलू था कि सभी श्रमिकों को एक न्यूनतम वेतन फिक्स होना चाहिए कि वो कहीं भी काम करें, किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, वहाँ पर अगर आप नियुक्ति पाते हैं तो आपको कंपनी के द्वारा न्यूनतम इतना वेतन मिलेगा ही मिलेगा। और समयबद्ध वेतन का भुगतान वर्तमान में सिर्फ 30% लोगों पर ही न्यूनतम वेतन लागू है। तो यहाँ पर समयबद्ध वेतन का भुगतान होना चाहिए, अर्थात जैसे ही आपका मंथ पूरा हो वैसे ही कर देना चाहिए। ऐसे कहने का मतलब है कि जितना भी आपका टाइम बाउंडिंग है उसके अंतर्गत वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक बार उन्होंने काम पे रख लिया तो कभी 3 महीने में दे रहे हैं, कभी 6 महीने में दे रहे हैं, कभी 4 महीने में दे रहे हैं, कहीं साल भर में दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर समयबद्ध एक निश्चित समय निर्धारित करिए और उस अनुसार जैसे ही वो समय पूरा होता हो उनको वहाँ पर वेतन मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त नेशनल फ्लोर वेज की सांविधिक अवधारणा पेश की गई। इसमें न्यूनतम वेतन के मामले में क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी। तो नेशनल फ्लोर वेज की सांविधिक अवधारणा का मतलब होता है कि जहां पर ये जो न्यूनतम वेतन का हर एक क्षेत्र में अलग अलग था उसको समाप्त कर देना और सभी राष्ट्र पूरे देश में एक ही प्रकार की न्यूनतम वेतन की व्यवस्था को समान बनाया जाना। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन के निर्धारण का सरलीकरण किया गया। ठीक है, न्यूनतम वेतन की दरों की संख्या में कमी आएगी, बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो न्यूनतम वेतन की स्थिति यदि एक जैसी हो जाती है तो उसका अनुपालन करना आसान है, किसी भी राज्य को डाटा मेंटेन करना आसान हो जाता है, गवर्नेंस में आसान हो जाता है, प्रशासन के दृष्टिकोण से आसान हो जाता है। किसानों और गरीबों को जो भी मजदूरी के लिए जा रहे हैं उनको भी पता है कि कहीं भी जाएंगे इतना तो न्यूनतम वेतन मुझे मिलेगा, तो क्यों ना मैं बाहर क्यों जाऊँ, यहीं क्यों ना काम कर लूँ। तो ऐसी भी स्थितियाँ वहाँ पर डेवलप हो सकती हैं। और सभी कामगारों के लिए नियुक्ति पत्र की व्यवस्था, इससे औपचारिकता को प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, इससे क्या फ़ायदा है कि यदि आपको किसने अपॉइंटमेंट दिया है, कब दिया है, किस काम के लिए दिया है, उसका एक ऑथेंटिक सोर्स होगा, एक पत्र होगा, तो कहीं ना कहीं आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी भी नहीं होगी और वहाँ पर आपकी पहचान भी निर्धारित होगी और वो कहीं ना कहीं आपके एक आंकड़े में भी आएंगे, संगठित क्षेत्रों में धीरे धीरे परिवर्तित होंगे और उसका भी फायदा श्रमिकों को मिलेगा। कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कर्मचारियों के जांच के स्वास्थ्य की व्यवस्था को यहाँ पर ध्यान रखा गया। जांच अगर यहाँ पर की जाए, स्वास्थ्य की जांच की अगर लगातार नियमित रूप से श्रमिकों की ज़रूर की जानी चाहिए, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर श्रमिकों के पास इतना वेतन होता ही नहीं कि वो अपने लिए स्वास्थ्य का खर्च उठाएं। वो अपने खाने पीने दैनिक जीवन के लिए ही काफ़ी सारा जो पैसा इनकम होता है उसमें खर्च कर देते हैं
और ऐसी स्थिति में उनके स्वयं के स्वास्थ्य की जांच इत्यादि के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता खतरनाक प्रकृति के कार्यों से जुड़े प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जाए, चाहे कामगारों की संख्या 10 से भी कम हो। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या था, पहले नियम था कि जहाँ पर भी ऐसे श्रमिक या ऐसे संगठन जिसमें 10 या उससे ज़्यादा श्रमिक होते थे, वहीं पर आपको जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री हो गई, आपको वहाँ पर खतरा ज़्यादा होता था लोगों को काम इत्यादि करने को लेकर। तो ऐसे क्षेत्रों में जो खतरनाक काम है, लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं लंबे समय तक काम करने के कारण, या फिर थोड़ी सी असावधानी बरते तो वहाँ पर उनको समस्या हो सकती है। तो ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पर संख्या पहले 10 थी, अब उससे भी कम कर दिया गया है कि संख्या चाहे 1 हो, 5 हो, 10 हो, हर जगह वहाँ पर आपको व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता खतरनाक प्रकृति कार्यों से जुड़े प्रतिबंधों को वहाँ पर आपको लागू किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छे कार्य इसके अंतर्गत किए गए, काफ़ी सुधार लेकर आए गए हैं, काफ़ी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम कानूनों में कुछ अन्य चीज़ों को भी सम्मिलित किया गया है। कामगारों को कुछ फ़ायदे दिए गए हैं। क्या क्या? पहला, अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों की परिभाषा में ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त प्रवासी कामगारों के अलावा प्रत्यक्ष रूप से नियोक्ता द्वारा नियुक्त प्रवासी कामगारों, खुद ही सीधे गंतव्य राज्य को जाने वाले कामगारों को शामिल किया गया है। अर्थात कामगार कौन होगा? कामगार वो हर एक व्यक्ति होगा जो किसी ठेकेदार के द्वारा नियुक्त किया गया हो, या फिर किसी नियोक्ता के द्वारा नियुक्त किया गया हो, या फिर श्रमिक जो होता है स्वयं कहीं ना कहीं जगह हो किसी राज्य में काम को पाने के लिए। तो तीनों ही स्तरों पर आपको कामगार माना जाएगा। दूसरा क्या है? प्रवासी कामगारों के लिए कल्याण लाभ की पोर्टेबिलिटी, ले जाने योग्य। अर्थात जो भी आपको किसी भी कामगार को कल्याण लाभ के अंतर्गत कोई चीज़ उनको मिल रही है, तो उनके पास ये अधिकार होगा कि वो उसे पोर्टेबिलिटी करा सकते हैं, अर्थात अपने राज्य में उसको ट्रांसफ़र करा लें या जहाँ भी चाहें वो उसे ले जा सकते हैं। तो जैसे आप नंबर पोर्टेबिलिटी कराते हैं, जिस भी जियो में आप चला रहे हैं, आपने वोडाफोन को चलाना है, आपने पोर्ट करा दिया, नंबर वही है, तो वैसे ही कल्याण लाभ आपका नहीं बदलेगा, वो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको लाभ मिलना चाहिए। पोर्ट आप जहाँ कराना चाहें वहाँ करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ESIC कवरेज का सिर्फ अधिसूचित जिलों क्षेत्रों की तुलना में संपूर्ण भारत के सभी जिलों और 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों तक इसका विस्तार। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जितने भी अधिसूचित जिले थे और क्षेत्रों की जो तुलना थी भारत के सभी में, जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी थे सभी प्रतिष्ठान, तो यहाँ पर भी आपका इसका ESIC का इसके अंतर्गत आपको विस्तार कर दिया गया है। कामगारों को लेकर जो भी उनकी प्रक्रियागत स्थितियाँ रही हैं उनका इन्होंने विस्तार कर दिया है। अनिवार्य आधार पर 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों तक EIC कवरेज का विस्तार। तो जो खतरनाक सूची इत्यादि को लेकर यहाँ पर 10 से ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सूचित जिलों में आप काम कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रतिष्ठान में आप काम कर रहे हो, चाहे वहाँ 10 से ज़्यादा हो या उससे कम हो, तो यहाँ पर ये जो सूची थी उन्होंने ऐसे हर जगहों पर लागू कर दिया है। चाहे खतरनाक उद्योग हो, चाहे कोई प्रतिष्ठान हो, चाहे आपका कोई भी अधिसूचित जिले क्षेत्र हो, तो वहाँ पर 10 या उससे कम या उससे ज़्यादा ऐसे क्षेत्रों को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर एक विस्तृत अधिसूचना भी इसके अंतर्गत जारी कर दी गई है। इसके बाद श्रम कानून, कामगारों को दिए गए फायदे। अस्थायी कामगार अर्थात गिग वर्कर, अर्थात आज काम किया कल नहीं किया, कल मिला आज नहीं मिला, आज मिला तो परसों नहीं मिला, इस तरह के काम उनका गिग वर्कर। अस्थायी कामगारों, या फिर आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, 6 महीने आपने काम किया उसके बाद आप बेरोजगार हैं। और प्लेटफॉर्म के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, तो अस्थायी कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए यहाँ पर एक सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान यहाँ पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। छटनी शुदा कर्मचारियों के पुनर्कौशल कोष की पेशकश, कि आज अगर हम देखें तो बड़ी मात्रा में रोजगार जा रहे हैं, कंपनियां फ़ायदे में नहीं हैं, नुकसान उनको ज़्यादा हो रहा है, और इस प्रकृति के कारण उनको लगातार स्थितियों से बचने के लिए वो आपके पुनर्कौशल कोष की स्थिति लेकर आ रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा कौशल युक्त हों और आपकी दोबारा इस तरह की छटनी उन्हें ना करनी पड़े। महिला के रोजगार के लिए सभी व्यवसायों में अनुमति और सुरक्षा के साथ रात में काम करने की अनुमति दी गई। पहली चीज़,
कि महिलाओं के रोजगार के लिए सभी व्यवसायों की अनुमति, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब महिलाएं सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए वहाँ पे उपयुक्त घोषित कर दी गई हैं। दूसरी यहाँ पे समस्या होती है कि महिलाएं रात में काम नहीं कर पाती थीं, अगर करती थीं तो उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा समस्या होती थी। तो यहाँ पर यह भी कहा है कि सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही रात में काम करने की भी अनुमति दे दी गई है। तो महिला श्रमिकों, महिला कामगारों के लिए यहाँ पर एक अच्छी घोषणा यहाँ के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान, जिसके माध्यम से उनको एक सामाजिक तौर पर जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो सामाजिक अवधारणा जो उनके विरुद्ध रही है, असंगठित क्षेत्रों को जो होने वाले नुकसान है उससे बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का भी यहाँ पर गठन किया गया है। किसके लिए? असंगठित क्षेत्र के लिए। और क्या है? लिखित अवधि वाले रोजगार के लिए ग्रेच्युटी जो है 5 साल की तुलना में 1 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद पर ही ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। तो मूलतः जो ग्रेच्युटी होती है वो आपको यहाँ पर कामगारों को 5 साल के बाद जो मिलनी थी, अब 1 साल के पश्चात ही वहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि यहाँ पर श्रमिकों को मिलने वाली ग्रेच्युटी जो 5 साल में थी, वर्तमान समय में कितना कर दिया गया है, तो वो 1 साल है। इसके बाद और कुछ उपाय घोषित किए गए हैं, जो हाल फिलहाल किए गए हैं, जो कल घोषित किए गए हैं, जो सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर 3 लाख करोड़ की आपात कार्यशील पूंजी, यहाँ पर किसके लिए? एमएसएमई के लिए। जो कल की बात है, जो कल का मैटर है, उन्हीं को यहाँ पर ये फिर से आप दोहरा रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर। तो एक बार हम सिर्फ देख लेंगे, बाकी कल का पढ़ा हुआ है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एमएसएमई सेक्टर के व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ की आपात कार्यशील पूंजी सुविधा दी गई है। 200 करोड़ रुपए तक सरकारी कार्यों के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं जारी की जाएगी, घरेलू स्तर पर जारी की जाएगी। जून, जुलाई, अगस्त 2020 के महीनों के लिए वेतन के 3 महीनों तक का व्यवसाय संगठित कामगारों के लिए ईपीएफ समर्थन का विस्तार, एमएसएमई और अन्य व्यवसाय में लगे कामगारों को अतिरिक्त तरलता नकदी में मिलेगी। तो वही कहने का मतलब ईपीएफ फंड में वहाँ पर श्रमिकों का 3 महीने का वेतन वहाँ पर लिया जाएगा, 12% को लेकर 12% वहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी के द्वारा जमा किया जाएगा। तो वो उसी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ और है कि यहाँ पर सभी प्रतिष्ठानों और उनके कामगारों के लिए 3 महीने तक नियोक्ता और कर्मचारी की ईपीएफ अंशदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। सरकारी सहायता से बाहर तक कामगारों तक 3 महीने के लिए पीएमजीकेपी का विस्तार, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को सहायता मिलेगी। एमएसएमई और अन्य कामगारों में लगे लोगों को भी इससे सहायता मिलेगी। इसके अलावा ईपीसी और रियायत समझौते सहित ठेका संबंधी दायित्व पूरे करने के लिए 6 महीने तक का विस्तार ठेकेदारों को प्रदान किया गया है कि उनको हाल फिलहाल जो भी काम सौंपे गए थे और वो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उसके विस्तार स्वरूप उन्हें 6 महीने और दिए गए हैं कि आप काम को पूरा कर सकते हैं। और क्या किया गया था? चैरिटेबल ट्रस्टों और गैर निगमित नॉन कॉरपोरेट उद्यम व्यवसायों को लंबित आयकर रिफंड के रूप में उद्योगों को तत्काल राहत दे दी गई है। जो भी उनका फंड रिफंड नहीं हुआ था, जो भी सारी चीज़ें समस्याएं थी उनको लेकर आयकर रिफंड नहीं हुआ था, उनको भी छूट प्रदान की गई है और राहत दे दी गई है, उनको रिफंड आउट किया गया है। और वित्त वर्ष 2020-21 के शेष अवधि के लिए स्रोत पर कटौती अर्थात टीडीएस और स्रोत पर कर संग्रह टीसीएस की दरों में 25% तक कटौती तथा विभिन्न कर संबंधी अनुपालन के लिए निश्चित तारीखें बढ़ाई गई हैं, जिससे सभी कारोबारों को फ़ायदा होगा। तो ये कल की योजनाएं हैं, वहाँ पर कल सारा कुछ इनका डिटेल में किया गया था, आज इनको शॉर्ट में इन्होंने एक बार फिर से बता दिया है। अब यहाँ पर प्रवासियों और किसानों सहित गरीबों की बात की जा रही है। देखिए क्या क्या है यहाँ पर है। तो प्रवासियों को 2 महीने के लिए निःशुल्क अनाज की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर क्या क्या अनाज में क्या दिया जाएगा? 5-5 किलोग्राम चावल, 5-5 किलोग्राम अनाज है, प्रति परिवार 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न राज्यों के प्रवासियों को अनाज की सहायता दी जाएगी। साथ ही ऐसे प्रवासी जो NFSA और ना ही वे जिस राज्य में ठहरे हैं वहाँ के राज्य कार्ड लाभार्थी हैं, तो भी उन्हें 2 महीने के लिए प्रति माह 2 महीने के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। क्या? 2 महीनों के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना उपलब्ध कराया जाएगा। कैसे लोगों को? जो ना तो NFSA में है, ना ही किसी राज्य में, जिस राज्य में ठहरे हैं वहाँ के कार्ड लाभार्थी हैं, फिर भी उनको ये लाभ दिया जाएगा। दूसरा, 8 करोड़ प्रवासी इससे लाभान्वित होंगे। 2 महीने के लिए इस पर हस्तक्षेप 3500 करोड़ रुपए की राशि का खर्च आएगा 2 महीने में। यह लागत 100% रूप से भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। राज्य सरकारें कार्यान्वयन प्रयासों की पहचान, पूर्णता वितरण तथा विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।
तो देखिए यहाँ पर जो प्रवासियों के लिए जो सुविधा की गई है कि यदि ऐसे लोग जो कि दूसरे राज्य के हैं और वो किसी न किसी लाभार्थी के रूप में वहाँ पर नहीं हैं, तो ऐसे संदर्भ में उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, अनाज की व्यवस्था की गई है। जो भी खर्च होगा 3500 करोड़ यहाँ पर इसके लिए 2 महीने के लिए आवंटित किए गए हैं, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं और राज्य इसके अंतर्गत कार्य क्या काम करेगा कि इस नीति का कार्यान्वयन करना, लोगों को अनाज इत्यादि का वितरण करना, निर्देशन करना, पहचान करना, सहायता करना, दिशा निर्देशन करना। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत ये काम किया गया। और क्या किया गया, प्रवासियों को मार्च 2021 तक भारत की किसी भी उचित दर दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से अगर आपके पास आधार से उसे लिंक कर दिया जाएगा, उसके बाद आप उस राशन कार्ड का प्रयोग राष्ट्र में किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जो दुकान है, जो राशन की दुकान है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई है, आप उसको वो कार्ड दिखाकर वहाँ से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत है? वन नेशन वन राशन कार्ड। और क्या है, प्रवासी परिवार अन्य राज्यों में भोजन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, या योजना प्रवासी लाभार्थी को देश में किसी भी उचित दर पर दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, कि आप कहीं भी होंगे तो आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकी से प्रेरित प्रणालीगत सुधारों का भाग है ये, कि तकनीकी स्तर पर हम इससे सुधार करके इस तरह की व्यवस्था लेकर आ पाए हैं। 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थी, जो कि पीडीएस आबादी का 83% है, उन्हें अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर कर लिया जाएगा। तो अगस्त तक का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? टोटल यहाँ पर 67 करोड़ लाभार्थी हैं इसके राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, जिसमें 23 राज्यों में वितरित हैं ये, और इनका 83% जो है वो अगस्त तक कवर किए जाने की बात की गई है। मार्च 2021 तक यहाँ पर 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी। तो मार्च 2021 नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। सभी राज्य संघ शासित प्रदेशों में मार्च 2021 तक संपूर्ण एमपीएस ऑटो में से संपन्न कर लिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया को लक्ष्य रखा गया है 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रक्रिया के माध्यम से सभी यहाँ पर प्रवासी मजदूरों या फिर जो भी आपके राशन से जुड़े व्यक्ति हैं, जो भी आपके पीडीएस के व्यक्ति हैं, जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं, बीपीएल परिवार हैं या एपीएल हैं, जो भी हैं इसके अंतर्गत, उन सभी को यहाँ पर कवर कर लिया जाएगा मार्च 2021 तक। और क्या है, प्रवासी कामगारों और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवासीय परिसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, प्रवासी कामगारों और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवासीय परिसर भी उपलब्ध कराए जाने हैं। इसमें क्या होगा, प्रवासी कामगारों शहरी गरीबों को किफ़ायती किराए पर मकान लेने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रवासी कामगारों शहरी गरीबों के लिए PMAY के अंतर्गत एक योजना शुरू की जाएगी। इस निम्नलिखित के द्वारा किफ़ायती किराए पर रहने, तो यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये योजना कौन सी होगी? PMAY के अंतर्गत ये योजना प्रवासी कामगारों और शहरी गरीबों के लिए है कि आपको यदि सस्ते आवास उपलब्ध नहीं होते हैं शहरों में रहने के लिए, तो वहाँ पर आप सरकार के द्वारा खुद यह निर्णय लिया गया है कि वो उनके लिए वो आवास उपलब्ध कराएगी। तो इसके लिए क्या है, PPP मोड के अंतर्गत रियायत ग्राहियों के माध्यम से शहरों में सरकार के द्वारा वित्त पोषित आवासों को किफ़ायती किराए के आवासीय परिसर में परिवर्तित किया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कुछ जो आपके आवास हैं, जो रियायती ग्राही हैं, कह सकते हैं ज़्यादा वहाँ पर पैसा नहीं लगना है, तो शहरों में ऐसे क्षेत्रों को लिया जाएगा और उन्हें किफ़ायती किराए के आवासीय परिसर में परिवर्तित कर दिया जाए। कोई बिल्डिंग है तो वो उसे सरकार ले लेगी, फिर उसमें थोड़ा सा जीर्णोद्धार करके उसे बेहतर बनाकर PPP मॉडल के आधार पर उसे सस्ते दामों पर यहाँ पर प्रवासी श्रमिकों या कामगारों को उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों, संस्थाओं, संघों को उनकी निजी ज़मीन पर किफ़ायती किराए आवासीय परिसर विकसित और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ऐसा है कि भारत सरकार प्रोत्साहित भी करेगी कि कोई भी जो विनिर्माण इकाइयां हैं, जो यहाँ पर घर इत्यादि बनाती हैं, या उद्योग में औद्योगिक क्षेत्र का कंपनियाँ हैं या संस्थाएं हैं या संघ हैं या निजी क्षेत्र हैं, वो भी इस कार्य परियोजना में भागीदारी करें, वो भी यहाँ पर इस तरह के परिसर बनाएं अपने अपने क्षेत्रों में।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की एजेंसियां केंद्र सरकार के संगठनों को इसी तर्ज पर किफ़ायती किराए के आवासीय परिसर विकसित और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करके मंत्रालय विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी करे। तो राज्य सरकार की जो भी एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार के जो संगठन हैं, वो भी यहाँ पर इसी के आधार पर कार्य करें, कुछ नीतियां बनाएं, संचालन करें और वहाँ पर उसको किस तरीके से लागू करना है उससे संबंधित एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करें। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि मूलतः कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे शहरों में आने के पश्चात घर ढूंढने में दिक्कत होती है और अगर घर मिल भी रहे हो तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो खासकर प्रवासी श्रमिकों के लिए और भी बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको मजदूरी की जो वेतन मिलती है वो भी बहुत सीमित होती है और इस कारण से इस समस्या को निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर उनके लिए सस्ते दामों पर रियायती आवासीय घर बनाए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ, निजी उद्योग, संस्थाएं, निर्माण इकाइयाँ सभी को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो इस तरह के कामों को लेकर आएँ, जारी करें, काम करें, दिशा निर्देश तय करें, संचालन करें। इसके बाद मुद्रा शिशु ऋणों के लिए 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पर ब्याज उपदान दिया गया है। ठीक है, उपदान मतलब कि एक तरीके से सहायता दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है। मुद्रा के तहत छोटे व्यवसायों को सबसे अधिक व्यवधान होता है और इससे उनकी ईएमआई का भुगतान करने की क्षमता भी प्रभावित होती है, जिसके कारण आरबीआई के द्वारा ऋण अधिस्थगन करने पहले ही प्रदान किया जा चुका है, जो 3 महीने का है कि आपको 3 महीने तक किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि नहीं देना है। और साथ ही यहाँ पर मुद्रा शिशु ऋण का वर्तमान पोर्टफोलियो 1.62 लाख करोड़ का है। अधिकतम कितना था यहाँ पर? 50,000 रुपये था। भारत सरकार द्वारा शीघ्र भुगतान करने वालों को 12 महीने की अवधि के लिए 2% का ब्याज उपदान दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने जब ऋण लिया था उसमें ब्याज था आपको 8% चार्ज किया जा रहा था, लेकिन यदि आपने यहाँ पर 12 महीनों की अवधि के लिए आपने जल्दी भुगतान कर दिया, शीघ्र भुगतान कर दिया, आपने जल्दी लगातार यहाँ पर अपने ब्याज जो भी लिया है उसका भुगतान आप कर रहे हैं, तो भारत सरकार क्या कर देगी कि 12 महीने की अवधि के लिए 2% का ब्याज उपदान कर देगी। वहाँ पर अगर 8% था तो उसे वो 6% कर देंगे। इसके बाद इससे मुद्रा शिशु ऋण के लेने वालों को 1500 करोड़ रुपए की राहत भी मिलेगी। तो मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों के लिए यहाँ पर राहत की सुविधा भी आपको प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष क्रेडिट सुविधा दी गई है। जो स्ट्रीट पर काम करने वाले वेंडर्स होते हैं उनके लिए व्यवस्था है कि कोविड-19 कारण सड़क विक्रेताओं की आजीविका का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं, सबको यहाँ पर एक इन्फेक्शन होने की दिक्कत है, तो वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। सड़क विक्रेताओं तक ऋण की आसान पहुँच उपलब्ध कराने के लिए 1 महीने के भीतर ये योजना शुरू करनी है। इसमें प्रारंभिक कार्यशील पूंजी 10,000 करोड़ रखी गई है। इसमें डिजिटल भुगतान को मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा और अच्छे पुनर्भुगतान व्यवहार के लिए बढ़ा हुआ कार्यशील पूंजी का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो लोग यहाँ पर डिजिटल भुगतान करेंगे तो उनको यहाँ पर उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे पुनर्भुगतान की सुविधा दी जाएगी कि आपको वहाँ पर टैक्सेस है, कैशबैक है, इस तरह के आपको छूट प्रदान की जाएगी और कार्यशील पूंजी आपको ऋण के रूप में भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर स्ट्रीट वेंडर इस तरह के कामों को वहाँ पर अप्लाईमेंट करते हैं, जो भुगतान कर रहे हैं वो भी इस तरह का सहयोग करते हैं, तो दोनों को इस तरह के यहाँ पर लाभ मिलेंगे। लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद मिलेगा और 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगेगी। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना है। 50 लाख यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा है, 5,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर पूंजी है, पूंजी प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक कार्यशील पूंजी 10,000 करोड़ रुपए तक की होगी और मौद्रिक पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे डिजिटल भुगतान के लिए। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि CAMPA का फंड का उपयोग करते हुए रोजगार पर 6,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यहाँ पर बोला गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत यहाँ पर की गई है। हमारे नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता के तहत यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी जाएगी। क्या क्या है? राज्य सरकारों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे इस निधि के अंतर्गत, इस कोष के अंतर्गत, वो क्या हैं? शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य, शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य, कृत्रिम पुनर्जनन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन की व्यवस्था, जो कहती है सीड का फर्टिलाइजेशन से पुनः से उसे जीवित करने की व्यवस्था, वन प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण का कार्य। ठीक है, वन प्रबंधन, मिट्टी और नमी संरक्षण का कार्य, वन संरक्षण, वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचा का विकास, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम के द्वारा 2016 के अंतर्गत की गई है। राज्य सरकारों के द्वारा इस निधि का उपयोग किया जाएगा और इस निधि का उपयोग इन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा। कार्य कहाँ किए जाएंगे? शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर के लिए, साथ ही जनजातियों और आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर CLSS के विस्तार के माध्यम से आवासीय क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहाँ पर वार्षिक, यहाँ पर मध्यम आय समूह वार्षिक आय 618 लाख रुपए जिनकी है के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना मई 2017 से शुरू की गई है। ठीक है, 6 से 18 लाख यदि आपकी वार्षिक आय है तो आप मध्यम आय समूह में आते हैं। इसके लिए आपको क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना मई 2017 में शुरू की जाएगी। यहाँ पर 31 मार्च 2020 तक इसे बढ़ाया गया है। 2017 से प्रारंभ थी, 2020 तक यहाँ पर इसे बढ़ा दिया गया है। 3.33 लाख मध्यम वर्गीय परिवार को लाभ मिलेगा। सरकार 2020 तक यहाँ पर इस योजना का विस्तार कर रही है। 2021 तक यहाँ पर हम देखें तो 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 70,000 करोड़ रुपये का अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार पैदा होंगे। इस्पात, सीमेंट, परिवहन और अन्य निर्माण सामग्री की मांग को उत्प्रेरित करेगा। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पर यदि क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना आपको मिलती है तो लोगों को यहाँ पर क्रेडिट रेट मिल जाती है, आपको पैसा उधार या फिर खर्च करने की एक सुविधा मिल जाएगी। और अगर ये पैसा आप उधार करने को मिलेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कहाँ बढ़ सकती है? यहाँ पर इस्पात, सीमेंट, परिवहन, अन्य निर्माण की सामग्री को ज़्यादा उत्प्रेरित करने को लेकर ज़्यादा आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इससे आवासन में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को बढ़ाया, और अगर आवास बनेंगे तो आवास के लिए आपको इस्पात, सीमेंट, परिवहन और निर्माण की यहाँ पर आवश्यकता भी पड़ेगी। तो एक तरीके से देखें तो आवासीय क्षेत्रों को लेकर किस तरीके से विकास किया जाएगा, उनके लिए एक तरीके से यह योजना देखी गई है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो नाबार्ड के द्वारा भी कुछ विशेष प्रक्रियाओं को लेकर आया गया है। नाबार्ड ने किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत अनुदान देने की बात की है। तो अनुदान किस किस क्षेत्र में दिया है, किनको दिया जाएगा? छोटे एवं किसान सीमांत किसानों को। किनको दिया जाएगा? छोटे एवं सीमांत किसानों को अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए। RRB ग्रामीण सहकारी बैंकों के द्वारा दिया जाएगा। नाबार्ड इनको यहाँ पर फसल ऋण आवश्यकता के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। किनको? सहकारी बैंकों और RRB को। क्यों? ताकि ये क्या कर सकें कि छोटे एवं सीमांत किसानों की अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और क्या करेगा? नाबार्ड द्वारा इस वर्ष के दौरान सामान्य पुनर्वित्त व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पर 90,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। तो 90,000 करोड़ ऑलरेडी नाबार्ड यहाँ पर उपलब्ध करा रहा है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर 30,000 करोड़ और उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से 33 राज्य सहकारी बैंक, 351 जिला सहकारी बैंक, 43 RRB को उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण के लिए फ्रंट लोडेड ऑन टैप सुविधा होगी, अर्थात सामने से यहाँ पर और तुरंत यहाँ पर आपको व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, तुरंत यहाँ पर लोन आपको उपलब्ध कराया जाए उनको किसानों को, ताकि वो लगातार इसका उपयोग कर सकें अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लगभग 3 करोड़ किसान, ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो मूलतः 30,000 करोड़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मई जून में फसल कटाई, राबी के बाद और वर्तमान में खरीफ की सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पर मूलतः अगर हम देखें तो यहाँ पर मई जून, यहाँ पर रबी गलत लिख दिया है। बेसिकली रबी की फसल हमें लास्ट में हम लेते हैं, तो यहाँ पर खरीफ की फसल जायद की जो मूलतः फसल होती है उसको लिखा जाना चाहिए। तो जायद की जो फसल होती है उसकी कटाई के दौरान यहाँ पर उसके बाद जो खरीफ की फसल आती है उसके लिए इसे आवंटित किया गया है। और एट द लास्ट यहाँ पर टॉपिक हम देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके PM किसान के लाभार्थियों को रियायती ऋण देने के लिए हैं। इसमें मछुआरों और पशुपालन करने वाले किसानों को शामिल किया जाएगा। किसको? मछुआरों और पशुपालन करने वाले किसान शामिल हैं। किसानों को रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, संस्थागत अर्थात बैंकों से। तो यहाँ पर किसानों को रियायती ब्याज दर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराएगा। इसमें 2.5 करोड़ किसान सम्मिलित होंगे और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर
किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रियायती ऋण यहाँ पर उपलब्ध कराएगा, जिसमें मूलतः क्या मछुआरे और पशुपालन करने वाले लोग सम्मिलित हैं। पीएम किसान के लाभार्थियों के रियायती ऋण उपलब्ध होगा। तो इस तरीके से पार्ट 2 यहाँ पर आपका समाप्त होता है। काफ़ी सारी योजनाएं घोषणाएं रहीं। मूलतः प्रवासियों संबंधित चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा, श्रम कानूनों को ज़रूर देखिएगा, महिला संबंधित हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, और कुछ इस तरीके के जो आपके टॉपिक विशेष रूप से आए हैं इनको ज़रूर देखना है। हो सके तो इनके जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं एक बार अपने स्तर पर पढ़ के उनके नोट्स बना लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट आपको देखने, सुनने, पढ़ने को लेकर भी मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके मुख्य और प्री परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इतनी डिटेल से पढ़ रहे हैं। अन्यथा के संदर्भ में आपको बहुत संक्षिप्त में भी इसे पढ़ा सकता था। संक्षिप्त में मैं द लास्ट में आपको फिर डिस्कस कर दूंगा एक रिवीजन के तौर पर अंतिम वीडियो में, लेकिन फिलहाल हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 को लेकर। थैंक यू सो मच।